कहानी की शुरुआत होती है फिनलैंड के एक बर्फ से ढके सुनसान इलाके में। ये बात क्रिसमस से 24 दिन पहले की है, जब कोरवी नाम के एक पहाड़ पर सब जीरो नाम की एक अमेरिकन कंपनी चुपके से ड्रिलिंग ऑपरेशन चला रही थी। कंपनी के एक आदमी मिस्टर ग्रीन ने अपने बॉस राइली को बताया कि उन्हें जमीन के लगभग 400 मीटर नीचे लकड़ी का बुरादा मिला है। इतनी गहराई में इतनी बड़ी मात्रा में बुरादा मिलना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। ये बात सुनकर राइली बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह इस चीज की तलाश में था। उसने बताया कि पुराने जमाने में बर्फ को लंबे समय तक सही रखने के लिए लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब कोरवी कोई आम पहाड़ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा कुदरती फ्रीजर है। इसके नीचे जरूर सदियों से कुछ न कुछ छिपा हुआ है, और राइली को कहीं ना कहीं यह भी पता था कि उसके अंदर क्या है। वहीं थोड़ी दूर दो लोकल लड़के पीटर और जूसो कुछ क्रेट्स के पीछे छिपकर ये सब देख रहे थे। जूसो को थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आती थी, इसलिए वह राइली की हर बात ध्यान से सुन रहा था। कुछ ही देर बाद राइली ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया और कहा कि उसका बचपन का सपना आज पूरा होने वाला है। उसके मुताबिक कोरवी पहाड़ एक कब्र है, जिसे हजारों साल पहले यहां के लोगों ने बनाया था, और उसके अंदर असली सांता क्लॉज कैद है। वह मुस्कुराता हुआ तोहफे बांटने वाला बुड्ढा नहीं, बल्कि असली सांता। अब राइली ने अपनी टीम को हुक्म दिया कि क्रिसमस से पहले उनके पास सिर्फ 24 दिन है। हर हाल में उन्हें यह पहाड़ खोदना है। जरूरत पड़ने पर तुम बम का इस्तेमाल भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सुनकर पीटर और जूसो घबरा गए। दोनों तुरंत एक कटी हुई फेंस के हिस्से से बाहर निकल गए, जो उन्होंने पहले से बना रखी थी। घर लौटते वक्त पीटर काफी डरा हुआ था, लेकिन जूसो हंसने लगा। उसका कहना था कि सांता जैसी कोई चीज नहीं होती। जो सांता हर साल बच्चों से मिलने आता है, वह बस गांव का ही एक आदमी है जो कॉस्ट्यूम पहनता है। लेकिन पीटर को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उस रात उसने सांता से जुड़ी पुरानी किताबें निकाली और उन्हें पढ़ना शुरू किया। तब उसके सामने सांता की एक बहुत ही डरावनी कहानी आई। उस कहानी में सांता के सर पर सींग थे और वह बर्फ में नंगे पैर चलता था। हाथ में एक लंबी छड़ी लेकर यह सांता शरारती बच्चों को तोहफे नहीं सजा देता था। उस दिन के बाद से पीटर के लिए क्रिसमस किसी जादू या खुशी का त्योहार नहीं रहा, बल्कि एक खौफनाक दिन बन गया। फिर लगभग 3 हफ्ते बीत गए और आखिरकार क्रिसमस की रात आ गई। सुबह सुबह पीटर के पिता राउनो ने अपने घर के पास भेड़ियों को पकड़ने के लिए एक गहरा गड्ढा तैयार किया। उस गड्ढे के अंदर लकड़ी के नुकीले खंभे लगाए गए थे। फिर उसने उसे लकड़ियों और बर्फ से ढक दिया और ऊपर चारे के लिए सूअर का कटा हुआ सर लटका दिया। इसके बाद राउनो ने पीटर को उठाने के लिए उसकी खिड़की पर बर्फ के गोले मारे, लेकिन पीटर बेचार वैसे ही पूरी रात से सो नहीं पाया था। उसका कमरा सांता से जुड़ी किताबों से भरा हुआ था। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, वह एकदम सन्न रह गया। उसकी खिड़की के पास छत पर नंगे पैरों के निशान बने हुए थे। तभी घबराया हुआ पीटर कसाई खाने में अपने पिता के पास गया। वहां हर तरफ मांस पड़ा हुआ था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने घबराते हुए राउनो से पूछा कि क्या वह सुबह छत पर गए थे, जिस पर उसके पिता ने ना में जवाब दिया। उसने पीटर से कहा कि वह फालतू की बातें सोचना बंद करे, क्योंकि अब रेंडियर इकट्ठा करने का वक्त आ चुका है। थोड़ी देर बाद राउनो और पीटर बाकी के रेंडियर चराने वालों से मिले। उनमें जूसो, उसके पिता एमो और पाइपर भी शामिल थे। निकलने से पहले राउनो ने पीटर को एक लोडेड बंदूक दे दी। उसका कहना था कि पहाड़ पर हो रहे धमाकों की वजह से हो सकता है भेड़िए इस तरफ आ जाए। फिर रास्ते में पीटर ने जूसो को बताया कि पिछली रात सांता उसकी खिड़की के बाहर आया था, लेकिन जूसो ने उसकी बात को एक डरावनी कहानी समझकर हंसी में उड़ा दिया। कुछ ही देर बाद सब लोग रेंडियर के झुंड का इंतजार करने लगे। उनके लिए वह रेंडियर उनकी रोजी रोटी थे। वही उन्हें पैसे दिलाते थे और उन्हीं के सहारे वह पूरी सर्दी गुजारते थे। लेकिन इस बार पूरे झुंड की जगह सिर्फ 2 छोटे रेंडियर नजर आए। ये देखते ही वह सभी तुरंत अपनी स्नोमोबाइल्स लेकर उनकी तलाश में निकल पड़े। मगर कोरवी पहाड़ के पास लगी फेंस के पास पहुंचते ही सबके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि पूरा रेंडियर का झुंड बर्फ पर मरा पड़ा था। एक ही रात में उनका सारा कारोबार बर्बाद हो चुका था। उनका लगभग 85,000 यूरो का नुकसान हुआ था, इतना कि कई परिवार तो बर्बादी के किनारे पर आ गए थे। शुरू में सबको लगा कि यह काम भेड़ियों का था, लेकिन तभी उनकी नजर फेंस के उस सुराख पर पड़ी जो असल में पहले पीटर और जूसो ने बनाया था। ये देखते ही जूसो ने धीरे से पीटर को चुप रहने का इशारा किया। वह जानता था कि अगर सबको पता चल गया कि वह दोनों बच्चे पहाड़ तक गए थे, तो उनकी खैर नहीं। अब राउनो और बाकी लोग सोचने लगे कि शायद यह उन्हीं अमेरिकन वर्कर्स ने किया होगा, या फिर हो सकता है कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया में गया और फिर उन्होंने जानबूझकर बदला लिया है। लेकिन तभी पीटर की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी
जो बाकी लोगों ने देखा ही नहीं। एक मरे हुए रेंडियर के नीचे उसे बर्फ में नंगे पैरों के निशान मिले, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा था। अब पीटर को पूरा यकीन हो गया कि यह जो कुछ है कोरवी पहाड़ के नीचे से आया है, वह कोई भेड़िया नहीं था। गुस्से से भरे राउनो ने फैसला किया कि वह सीधा ड्रिलिंग साइट पर जाकर जवाब मांगेगा। फिर वह और बाकी हर्डर्स बंदूक लेकर जबरदस्ती गेट के अंदर घुस गए और स्नोमोबाइल्स पर पहाड़ की तरफ बढ़ गए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पूरा कैंप सुनसान पड़ा था। ऑफिस खाली था, सारा सामान वहीं छोड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे राइली और उसकी टीम बहुत जल्दी में वहां से भाग गई हो। फिर ऑफिस के अंदर पीटर की नजर एक डायग्राम पर पड़ी। उस डायग्राम में पहाड़ के अंदर बनी एक बड़ी कब्र का नक्शा बना हुआ था। अब उसे समझ आ गया कि वह लोग माइनिंग या रिसर्च नहीं कर रहे, उन्होंने तो उस कब्र को खोल दिया था। बाहर निकलते ही सब लोग कोरवी पहाड़ में हुए उस बड़े गड्ढे के पास जाकर खड़े हो गए। राउनो ने उसकी गहराई देखने के लिए एक फ्लेयर उस अंधेरे गड्ढे में फेंका, लेकिन वह गड्ढा इतना गहरा था कि उस फ्लेयर की रोशनी बड़ी मुश्किल से नीचे तक पहुंच पाई। इतना तो साफ था कि उस पहाड़ के नीचे जो कुछ भी कैद था वह बहुत बड़ा है, और अब वह वहां पर था भी नहीं। पहाड़ से लौटने के बाद राउनो ने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे सब कुछ ठीक है और क्रिसमस अब भी पहले की तरह मनाया जा सकता है। लेकिन घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। रेंडियर खत्म हो चुके थे, पैसे भी नहीं थे, और कोरवी के अंदर से कोई अजीब चीज आजाद हो चुकी है। उधर पीटर अपने कमरे में जाकर खिड़कियां वगैरह ढंग से बंद कर रहा था। इसके बाद उसने अपनी हिफाजत के लिए हॉकी के प्रोटेक्टिव पैड्स पहन लिए। जूसो को अब भी उसकी बात पर यकीन नहीं था, तो पीटर ने उसे पुरानी किताबों वाली वह तस्वीर दिखाई। उन तस्वीरों में सांता एक सींग वाला जंगली आदमी था जो नंगे पैर बर्फ में चलता था। पीटर ने जूसो को वह डायग्राम भी दिखाया जो उसने ड्रिलिंग ऑफिस से चुराया था। अब सारी बातें धीरे धीरे खुलने लगीं। पुराने जमाने में शायद उनके इलाके के लोग उस दरिंदे से डरते होंगे क्योंकि वह शरारती बच्चों को उठाकर ले जाता था। इसीलिए एक दिन उन्होंने चाल चली, वह उस दरिंदे को एक बर्फीली झील तक ले गए। जैसे ही वह बर्फ के बीच पहुंचा, बर्फ टूट गई होगी और जरूर वह पानी में डूब गया होगा, और फिर झील ऊपर से दोबारा जम गई। इसके बाद गांव वालों ने उस दरिंदे के साथ जमी हुई बड़ी बर्फ की चट्टान को बाहर निकाला और फिर ऊपर पहाड़ के अंदर हमेशा के लिए दफना दिया। वही पत्थरों का ढेर आगे चलकर कोरवी नाम का पहाड़ बन गया। जूसो को फिर भी उस पुरानी कहानी के ऊपर खास यकीन नहीं था, लेकिन पीटर को पूरा यकीन था कि यह सब कुछ सच है। उसने कहा कि हमें बड़े लोगों को बता देना चाहिए कि फेंस में सुराख हम दोनों ने किया था, क्योंकि हो सकता है हमारी उस गलती की वजह से ही सब बिगड़ा हो। लेकिन जूसो ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि अगर उनके माँ बाप को सच पता चल गया तो दोनों बुरी तरह फंस जाएंगे। उधर नीचे राउनो ने क्रिसमस के लिए जिंजर ब्रेड और दूध का खाना तैयार किया, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं। खाते वक्त पीटर ने धीरे से कहा कि ये तो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी मम्मा बनाती थी। ये सुनते ही राउनो ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि कोई भी उसकी आंखों के आंसू देख न सके। कुछ देर बाद पीटर ने अचानक पूछा कि क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूं? फिर उसने अपने पिता से सवाल किया कि अगर मैं अचानक कहीं गायब हो जाऊं तो क्या सबको बुरा लगेगा? राउनो के पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने बस पीटर को सोने के लिए भेज दिया। उस रात पीटर खिड़की के पास बैठ गया। उसने अपने हाथ में चाबियों का गुच्छा कसकर पकड़ा हुआ था ताकि अगर उसे नींद आ भी जाए तो चाबियां गिरकर उसे जगा दें। लेकिन आखिरकार थकान जीत गई। चाबियां उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गईं और पीटर की आंख लग गई। उधर कोरवी पर ड्रिलिंग साइट का माहौल एक बुरे सपने में बदल चुका था। ब्रायन नाम के एक वर्कर ने रेडियो पर राइली से संपर्क किया और घबराते हुए कहा कि ऑपरेशन को रोकना पड़ेगा। उसका कहना था कि पहाड़ से जो चीज निकली थी वह बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा राइली सोच रहा था। वह चीज जिंदा है और सारे वर्कर बुरी तरह डरे हुए हैं। लेकिन राइली उस वक्त साइट से दूर था। उसने ब्रायन की एक भी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया। उसका बस एक ही हुक्म था, हर हाल में उस चीज को मुझ तक पहुंचाना है तुम लोगों को। अगले ही पल पूरे कैंप में लोगों की चीखें गूंजने लगीं। तभी ब्रायन ने अंधेरे में किसी को अपनी तरफ आते देखा। उसके नंगे पैर बर्फ पर साफ नजर आ रहे थे। अब अगली सुबह क्रिसमस का दिन था, लेकिन राउनो के घर में अब भी खुशी का कोई नामो निशान नहीं था। खाना जल चुका था, आग भी ढंग से नहीं जली थी। जैसे ही राउनो ने आग जलाने की कोशिश की, अचानक से कुछ फट गया। आवाज सुनते ही पीटर हथियार लेकर दौड़ता हुआ नीचे आया। दरअसल उस चिमनी के अंदर पीटर का बनाया हुआ एक छोटा सा ट्रैप था। राउनो ने कहा कि क्या हरकत है ये? लेकिन पीटर ने गंभीर होकर कहा कि मैंने ये ट्रैप हमारी हिफाजत के लिए लगाया है ताकि कोई चिमनी से घर के अंदर न घुस पाए। खैर, कुछ देर बाद दोनों बाहर निकले। तब उन्होंने देखा कि वुल्फ ट्रैप के ऊपर लटकाया हुआ सूअर का सर गायब था। ये देखते ही पीटर जोर से चिल्लाया और राउनो को बुलाया।
जैसे ही दोनों ट्रैप के पास पहुंचे तो पहले राउनो को उसके अंदर कुछ सफेद पंख नजर आए, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एक इंसान का हाथ दिखा। ये देखते ही उसने तुरंत पीटर को वहां से दूर खींच लिया। उसने झूठ कह दिया कि इसके अंदर बस एक बड़ा पक्षी है, लेकिन पीटर समझ गया था कि उसके पिता उससे सच छिपा रहे हैं।